नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशिकांत पंडित और आपका स्वागत है मूनस्टोन क्लासेस में। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्लास 10th की साइंस की चैप्टर नंबर 8 दैट इज हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। यह इस चैप्टर की पार्ट 2 है। जो पार्ट 1 था उसमें हम लोग ने इंट्रोडक्शन बताया था रिप्रोडक्शन के बारे में, और मेनली पार्ट 1 में मैंने एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पे ज़्यादा एम्फोसिस दी थी। अलग अलग मोड्स हम लोग ने समझा था पार्ट 1 में। इस सेकंड पार्ट में हम लोग सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को समझेंगे। तो अगर पहला पार्ट आप नहीं देखे तो पहला पार्ट ज़रूर देख लीजिए, आपको यह पार्ट समझने में और आसानी हो जाएगी। इस वीडियो का अंत तक ज़रूर देखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पार्ट में हम लोग मेनली हमारा जो फोकस रहेगा वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे होगा। तो बेसिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है वो मैंने पार्ट 1 में डिस्कस तो किया ही था, कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि दो पेरेंट्स का ज़रूरत होता है, एक मेल और एक फीमेल का ज़रूरत होता है। ठीक है। तो बोथ पेरेंट्स का रिक्वायरमेंट होता है, ताकि क्योंकि दोनों ही फीमेल और मेल दोनों ही गैमेट्स प्रोड्यूस कर सके और उस गैमेट से एक नया इंडिविजुअल बन सके। ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच द प्रोडक्शन ऑफ इंडिविजुअल फ्रॉम बोथ पेरेंट्स। ठीक है, फ्रॉम बोथ पेरेंट मतलब मेल और फीमेल्स का। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जितने भी एनिमल्स होते हैं, क्रिएचर्स होते हैं, जैसे बुल हो गया या फिर बकरी बकरी हो गया, वो क्या सिंगुलरली खुद से ही न्यू इंडिविजुअल को प्रोड्यूस कर सकते हैं? ह्यूमन बीइंग, क्या आप खुद ही सिंगल एक इंडिविजुअल को प्रोड्यूस कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑब्वियसली हमें पार्टनर्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो मेल और फीमेल्स होना ज़रूरी है, तभी जाके जो भी गैमेट्स बनेंगे मेल और फीमेल से रेस्पेक्टिव गैमेट्स, वो फ्यूशन होंगे, फर्टिलाइज होंगे, देन ओनली रिप्रोडक्शन होगा और न्यू इंडिविजुअल या न्यू यंग वंस फॉर्म होंगे। ठीक है। इन सच केसेस बोथ सेक्सेस मेल्स एंड फीमेल्स आर नीडेड टू प्रोड्यूस न्यू जनरेशन। ठीक है। फिर हम लोग समझ लेते हैं व्हाई द सेक्सुअल मोड ऑफ इट्स रिप्रोडक्शन। ठीक है, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है? तो मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, फिर भी बता रहा हूँ। द क्रिएशन ऑफ टू न्यू सेल्स फ्रॉम वन involves copying of the DNA as well as its cellular apparatus। ठीक है। जो हमारा सेंट्रल डॉग्मा ऑफ बायोलॉजी मैंने बताया था, जिसमें पहला जो स्टेप होता है वो रेप्लिकेशन होता है, सेकंड स्टेप ट्रांसक्रिप्शन होता है ना, ट्रांसक्रिप्शन, एंड थर्ड स्टेप दैट इज ट्रांसलेशन, जिसमें प्रोटीन सिंथेसिस होता है। तो इसमें डीएनए कॉपिंग होना बहुत ज़रूरी है, और जो डीएनए कॉपिंग मैकेनिज्म है, जो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए होता है, वो हमेशा एक्यूरेट होता हो वो ज़रूरी नहीं है। आप फॉर एग्जांपल अगर आप असाइनमेंट्स कॉपी करते होंगे क्लास में, क्लासमेट से कॉपी करते हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ आप चेंजेस कर देते हैं असाइनमेंट्स में, ताकि टीचर्स पकड़ ना सके, है ना। तो उसी तरह से थोड़ा अलग लगने लगेगा, है ना। उसी तरह से जब डीएनए का कॉपी होता है फ्रॉम पेरेंट जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन या F1 जनरेशन में, तो कुछ ना कुछ उसमें एरर्स जरूर आते हैं। एग्जैक्टली डीएनए कॉपी जो होते हैं वो एग्जैक्टली सेम नहीं होते, इसीलिए वेरिएशंस होते हैं। और रिजल्टेंट एरर्स, जो जिसको हम लोग बायोलॉजी में मेनली म्यूटेशंस कहते हैं, ठीक है, आर ए सोर्स ऑफ वेरिएशन इन द पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। और यही सोर्स है वेरिएशन का पॉपुलेशन में। Every individual organisms cannot be protected by variation, but in a population, variations are useful for ensuring the survival of the species। ठीक है, तो स्पीसीज में वेरिएशन होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन इंडिविजुअल में वेरिएशन होना। मतलब आप समझ लीजिए कि एक ह्यूमन बीइंग है, अगर ह्यूमन बीइंग अगर कोई एक दूसरा ही न्यू यंग प्रोड्यूस कर देता है, ऐसा तो होता नहीं है, लेकिन फॉर इंस्टेंस अगर ऐसा कोई दूसरा क्रिएचर या ऐसा बच्चा पैदा हुआ जिसके, मान लेते हैं जिसके टेल हो, ठीक है, टेल हो, तो वो वेरिएशन, वो वैसे बच्चे जो होंगे वैसे सरवाइव नहीं कर पाते ज्यादा। लेकिन अगर पूरे स्पीसीज में ऐसा वेरिएशन होने लगेगा, देन सर्वाइवल हो सकता है। तो वेरिएशन जो है वो इंडिविजुअल लेवल पर सही नहीं होता। अगर पूरे स्पीसीज लेवल पे होता है, पॉपुलेशन लेवल पे होता है, देन इट्स गुड। ठीक है। और ज्यादा वेरिएशन भी होना बहुत हार्मफुल रहता है। ठीक है। तो अगर जो म्यूटेशंस होते हैं, जो हमारे डीएनए कॉपिंग में एरर्स जो आ जाते हैं,
अगर छोटे एरर्स है तो बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होगा, हम लोग बहुत सिमिलर लगेंगे अपने पेरेंट्स से। लेकिन अगर वेरिएशन डीएनए कॉपिंग के टाइम पे, अगर रेप्लिकेशन के टाइम पे अगर एरर्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तब वेरिएशन भी बहुत ज़्यादा होगा और जो यंग वंस, न्यू यंग वंस बनेंगे वो भी बहुत अलग लगेंगे अपने पेरेंट्स से। ठीक है। इन दिस प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ गैमेट्स टेक्स प्लेस। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बताया था कि जो मेल गैमेट्स है, मेनली ह्यूमन बींग्स का हम लोग पढ़ रहे हैं, तो मेल गैमेट जो है वो स्पर्म एंड द फीमेल गैमेट जिसको ओवम बोलते हैं, तो इन दोनों का फ्यूजन होता है और फ्यूजन से ही जाइगोट फॉर्मेशन होता है। फिर जाइगोट बहुत सारे सेल डिविजन्स होते हैं, उसके बाद वो एम्ब्रॉयो बनता है, फिर एम्ब्रॉयो से फीटस, फिर फीटस से न्यू यंग्स प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है। The gametes are formed. It involves a complex life cycle in which gametes, haploids such as sperm and egg. ठीक है। तो जो गैमेट्स होते हैं वो हैप्लॉइड होता है। हैप्लॉइड मीन्स सिंगल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है, एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को हम लोग हैप्लॉइड कहते हैं। तो जो गैमेट्स होते हैं मेनली वो हैप्लॉइड सेल्स होते हैं। लेकिन आफ्टर फ्यूजन क्या होगा? आफ्टर फ्यूजन ये एन और ये एन मिलकर डिप्लॉयड बन जाएगा। ठीक है। जो हमारा जाइगोट होता है वो क्या होता है? वो डिप्लॉयड होता है। ठीक है, क्योंकि दोनों का क्रोमोसोम जो है वो रिकॉम्बाइन हो चुका है। ठीक है। तो जाइगोट फॉर्म होगा वो डिप्लॉयड होगा, लेकिन जो स्पर्म्स बनते हैं, इंडिविजुअल स्पर्म या इंडिविजुअल एग जो है वो हैप्लॉयड नेचर का होता है। ठीक है। तो हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मेनली होता है हैप्लॉयड, एंड डिप्लॉयड मीन्स फुल है। ठीक है। In it is a natural reproduction method by which all multicellular organisms reproduce. DNA and cellular component must be copied to divide into two new cells from one. ठीक है। तो रेप्लिकेशन प्रोसेस में जरूर ये तो इम्पोर्टेंट है ही है कि जो न्यूक्लियस में जो हेरिडिटरी मटेरियल है, डीएनए, या अगर कोई दूसरा क्रिएचर है जिसमें आरएनए एक्ट कर रहा है एज ए हेरिडिटरी मटेरियल, तो उसमें आरएनए कॉपी होगा। जिसमें डीएनए एक्ट कर रहा है एज ए हेरिडिटरी मटेरियल, वो डीएनए कॉपी होगा। लेकिन इसके साथ साथ और भी जो सेलुलर कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब भी कॉपी होना जरूरी है डिवाइड होने से पहले। ठीक है। As we have learned, errors can occur throughout the DNA copying process, and these errors are what causes the variation in creature's population. Variation cannot safeguard each creature, but in a population, they help guarantee the survival of the species. ठीक है। तो पॉपुलेशन लेवल पे वेरिएशंस अगर होंगे तो सर्वाइवल, कोई ना कोई तो सर्वाइव करेगा ही ना। ऐसा अगर कोई इंडिविजुअल लेवल पर हो जाएगा तो वो सर्वाइव शायद ना कर सके, लेकिन अगर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के अगर कुछ वेरिएशंस होंगे तब सर्वाइव, उसमें से कुछ ना कुछ सर्वाइव जरूर करेंगे। Therefore, it would make sense if organism devised reproductive strategies that permitted an increasing amount of variety to be produced. ठीक है। इसीलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि उसमें सिंगल पेरेंट्स ही रहते हैं और सिंगल पेरेंट ही वो न्यू यंग्स को प्रोड्यूस करते हैं, तो उसमें गैमेट्स बनता ही नहीं है और गैमेट्स का रिकॉम्बिनेशन भी नहीं होता। तो जो पेरेंट्स और जो ऑफस्प्रिंग होंगे वो हूबहू आइडेंटिकल कॉपीज हो जाते हैं। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आइडेंटिकल कॉपीज नहीं होते, हम लोग सिमिलर होते हैं लेकिन आइडेंटिकल कॉपीज नहीं बनते। ठीक है। ये था बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों है। वेरिएशन कैन बी डिफाइंड एज द वेरिएशन इन द डीएनए सीक्वेंसेस। ये डीएनए सीक्वेंसेस क्या होते हैं, डीएनए किससे बना होता है, ये सब आप हायर क्लास 11th 12th की बायोलॉजी में या कॉलेज लेवल पे पढ़ेंगे। ठीक है। इट मेक्स वन ऑर्गेनिज्म, बस ये जानना जरूरी है कि डीएनए जो होता है वो हेरिडिटरी मटेरियल है और डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो बेसिकली एक न्यूक्लिक एसिड है। तो इट मेक्स वन ऑर्गेनिज्म डिफरेंट फ्रॉम द अदर ऑर्गेनिज्म। तो जो हमारे पेरेंट्स हैं उनमें से जब जीन कॉपी होता है, हम लोग बहुत कुछ ना कुछ फीचर्स जो होते हैं, फेशियल फीचर्स हम लोग के मैच करते हैं। तो हम लोग अपने पेरेंट्स के ऑलमोस्ट 99% तो हूबहू सिमिलर होते हैं। जस्ट वेरिएशन कहाँ आता है? 1% वेरिएशन या उससे भी कम वेरिएशन होता है। ठीक है। फिर जो आइडेंटिकल ट्विन्स, फ्रैटर्नल ट्विन्स होते हैं, वो बहुत हूबहू एक कॉपी लगते हैं एक दूसरे के, जुड़वा जो होते हैं, तो उसमें वेरिएशंस नहीं होते हैं। ठीक है। वेरिएशन इन a species of an organism help to adapt to the environment. It also prevent extinction of the species. तो ये दो एडवांटेजेस है। तो वेरिएशन जो है
अगर जिस तरह से हमें पता चल रहा है कि क्लाइमेट चेंज के क्या प्रभाव पड़ रहे हैं, अगर हम लोग क्लाइमेट के अकॉर्डिंगली अपने आप को अडॉप्ट ना करें, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली, तो हमारा सर्वाइवल नहीं हो पाएगा। इसी को तो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट कहते हैं। और इसके कारण क्या होगा, हम लोग धीरे धीरे एक्सटिंक्ट होते जाएंगे। ठीक है, हमारा पॉपुलेशन डिक्लाइन होते जाएगा। ठीक है, तो ये था। अब हम लोग आ जाते हैं, मेन जो टॉपिक है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, तो फ्लावरिंग प्लांट्स में किस तरह से होता है रिप्रोडक्शन। तो फ्लावर्स, आप कोई भी फ्लावर, जनरली फ्लावर्स देख लेंगे, फ्लावरिंग प्लांट्स जो आते हैं, मेनली फ्लावरिंग प्लांट्स को ही एंजियोस्पर्म्स कहा जाता है। तो जो प्लांट किंगडम है, प्लांट किंगडम्स 5 किंगडम्स में बटे हुए हैं। ठीक है, एल्गी, ब्रायोफाइट्स, फंजाई, सॉरी, एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म्स। तो एंजियोस्पर्म जो होते हैं वो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। वही सिर्फ, मतलब वही, ये एंजियोस्पर्म जो होते हैं वही फ्लावर होते हैं। बाकी जो एल्गी, ब्रायोफाइट्स, इनमें फ्लावर्स एज सच नहीं होते। ठीक है, तो फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। तो एंजियोस्पर्म्स में फ्लावर्स जो होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट होता है। और जूनियर क्लासेस में पढ़े होंगे पार्ट्स ऑफ द फ्लावर, जिसमें सेपल्स, पेटल्स एंड स्टेमेंस एंड पिस्टल्स, ये चारों लेयर्स आपको पता जरूर होंगे। फिर भी मैं एक बार रिकैप्चुलेट करा दूंगा। जैसे कि आप इस फोटो में देखेंगे, तो सेपल्स कौन से होते हैं, तो ये जो ग्रीन वाले स्ट्रक्चर्स होते हैं, ग्रीन लीफी लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, और ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है। तो जब फूल जो बर्ड स्टेज में होता है, ठीक है, तो बर्ड स्टेज में ये जो सेपल्स होते हैं वो पूरी तरह से कवर्ड करके रखते हैं, प्रोटेक्ट करके रखते हैं। ठीक है, तो सेपल्स का ये फंक्शन है। ठीक है, ये ग्रीन पार्ट है। और ये जो नीचे वाला पार्ट है जो अटैच्ड होता है ब्रांचेस से, उसे पेडिसेल कहा जाता है। ठीक है, और ये हो गया आउटर मोस्ट लेयर सेपल। फिर सेपल के अंदर जाएंगे तो हमें मिल जाएगा, जब ब्लूमिंग होता है, जब बर्ड स्टेज पे होता है, तो पेटल्स जो होते हैं वो कर्ल करके इकट्ठा एक छोटे से एरिया में रहते हैं। लेकिन जब फ्लावर खिल उठता है, तब क्या होता है, पेटल्स ऐसे रंग बिरंगे पेटल्स नजर आते हैं, जिसमें फ्रेग्रेंस भी होता है, कलर भी होता है। तो पेटल्स का मेनली काम होता है कि इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करना, क्योंकि ये बहुत ब्राइटली कलर्ड होते हैं, रेड, येलो, इस टाइप के कलर्स होते हैं, ताकि वो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट कर सके और पॉलिनेशन में हेल्प कर सके। तो ये सेकेंड लेयर था। फिर जो तीसरा लेयर है वो है स्टेमन, जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है कोई भी फ्लावरिंग प्लांट का। और स्टेमन जो होता है वो एंथर और फिलामेंट से बना होता है। ठीक है, इसके बारे में थोड़े टाइम में मैं डिटेल में समझाऊंगा। और जो सबसे इनर मोस्ट लेयर होता है उसको पिस्टिल या फिर कार्पेल भी कहते हैं। बहुत अलग अलग बुक्स में कार्पेल भी लिखा होता है या पिस्टिल भी लिखा होता है। ये पिस्टिल या कार्पेल जो होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावरिंग प्लांट के। और पिस्टिल 3 पार्ट में डिवाइडेड है। 3 पार्ट्स होते हैं मेनली। पहला जो होता है स्टिग्मा, देन स्टाइल, एंड तीसरा जो होता है ओवरी। ठीक है, तो ये 3 पार्ट है। इसके लिए भी तो ये 4 लेयर्स होते हैं, सेपल्स, पेटल्स, स्टेमेंस एंड पिस्टिल। जो ये मेन 4 प्रोटेक्टिव लेयर्स, मतलब लेयर्स होते हैं कोई भी फ्लावर के। ठीक है, फिर 2 टाइप के मेनली फ्लावर्स होते हैं, एक होते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर एंड एक यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, द फ्लावर दैट हैज बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है, स्टेमन, एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव इज पिस्टिल। तो वैसे फ्लावर जिनमें दोनों ही प्रेजेंट होते हैं उसको हम लोग बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल हिबिस्कस, जो फोटो मैंने दिखाया वो हिबिस्कस सी है। लिली, मस्टर्ड, रोज, सनफ्लावर। तो 2-3 एग्जांपल आपको याद रहने चाहिए, क्वेश्चंस में कभी कभी पूछा जा सकता है एग्जांपल्स। ठीक है, तो बाइसेक्सुअल फ्लावर जिसमें बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, दैट इज पिस्टिल एंड स्टेमन प्रेजेंट है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर, उसमें एक ही प्रेजेंट होगा, या तो स्टेमन होगा या फिर कार्पेल होगा। उसमें या मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। जैसे कि क्यूकम्बर, खीरा, पपाया, पंपकिन, बिटर गॉर्ड जो करेला होता है, ये सब यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल्स दो दो एटलीस्ट याद रखने होंगे। तो ये फोटो से आपको पता चल गया होगा मेनली। ठीक है, तो ये सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन एंड पिस्टल। ठीक है, तो ये बहुत बार एग्जाम्स में आपको ड्राइंग के लिए भी दिया जा सकता है या फिर लेबलिंग के लिए भी दिया जा सकता है। तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ड्राइंग एज, और साथ ही साथ में लेबलिंग भी। ठीक है, लेबलिंग भी दिया जा सकता है, तो दोनों ही करना जरूरी है।
नेक्स्ट हम लोग थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। स्टेमेन जो होता है वो मेनली मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावरिंग प्लांट का, है ना। तो स्टेमेन जो होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और उसमें दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं कोई भी स्टेमेन में। तो सबसे पहला जो इस फोटो में आप देख सकते हैं जो अपर वाला पार्ट है उसको, एक स्टेमेन जो है, एक एंथर, तो ये एंथर है ऊपर, ब्लॉब बॉल्ब लाइक स्ट्रक्चर जो होता है, ब्लॉब लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको एंथर कहा जाता है, और एक लंबा सा फिलामेंट होता है, ठीक है। तो एक लंबा सा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको फिलामेंट कहते हैं। तो स्टेमेन में दो इंपॉर्टेंट चीज होते हैं, एंथर एंड फिलामेंट्स, ठीक है। और जब एंथर को हम लोग काटेंगे, क्रॉस सेक्शन में व्यू में देखेंगे तो इस पे पोलन ग्रेन्स आपको नजर आ जाएंगे, और पोलन ग्रेन्स जो है वही होते हैं, जिस तरह से ह्यूमन बीइंग्स में जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से जो गैमेट निकलता है वो स्पर्म होता है, उसी तरह से एक फ्लावर में पोलन ग्रेन्स भी वही मेल गैमेट है मेनली, ठीक है। तो ये जो होता है पोलन ग्रेन इज मेल गैमेट, ठीक है, ऑफ ए फ्लावरिंग प्लांट। और ये अलग अलग कलर्स के हो सकते हैं लेकिन मोस्टली येलोविश कलर के होते हैं क्योंकि ये इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए होते हैं, और ये थोड़े बहुत स्टिकी नेचर के होते हैं पोलन ग्रेन्स। आप इजीली, आपके अगर घरों में हिबिस्कस के फ्लावर है तो आप डाइसेक्ट करके देखेंगे तो इजीली पता चल जाएगा। तो ये था स्टेमन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में। अब समझ लेते हैं पिस्टिल जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है फ्लावरिंग प्लांट के, ठीक है। तो पिस्टिल इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द फ्लावर, सबसे इनर मोस्ट लेयर में पिस्टिल ही प्रेजेंट होता है एंड इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो पिस्टिल को ही कार्पेल कहा जाता है, और इसमें तीन इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। जो अपर मोस्ट पार्ट होता है उसको स्टिग्मा बोलते हैं, फिर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको स्टाइल कहा जाता है, और तीसरा जो इनर मोस्ट और सबसे बॉटम मोस्ट में लेयर होता है वो होता है ओव्यूल्स, ठीक है। ओव्यूल्स और उसका ओवरी वॉल होता है। ओव्यूल्स मेनली सीड्स में डेवलप होते हैं। तो सबके तीनों के अलग अलग फंक्शंस होते हैं, ठीक है। तो जैसे स्टिग्मा, स्टिग्मा क्या काम करता है, तो स्टिग्मा वो एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म एरिया देता है जहां पर पोलन ग्रेन्स आकर अटैच कर जाए, ठीक है। तो वो स्टिकी नेचर का होता है स्टिग्मा, ताकि पोलन ग्रेन्स अगर आए तो वो अटैच कर जाए। तो हर पोलन ग्रेन्स स्टिकी नहीं होगा क्योंकि अलग अलग टाइप ऑफ मोड ऑफ पॉलिनेशंस होते हैं। तो कुछ पोलन ग्रेन्स स्टिकी होते हैं, कुछ नहीं भी होते हैं, नॉन स्टिकी भी होते हैं। लेकिन जो स्टिग्मा का जो सरफेस होगा वो स्टिकी होना चाहिए, तभी वो पोलन ग्रेन्स को अट्रैक्ट और अपने अंदर ले पाएगा, ठीक है। फिर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है वो स्टाइल है, वो क्या करेगा, पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफर करने में हेल्प करेगा, वो पोलन ग्रेन्स को रीच आउट करने में, ओव्यूल्स तक रीच आउट करने में हेल्प करेगा। ओव्यूल्स में मेनली एग सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो फीमेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है मेनली, गैमेट है मेनली। तो पोलन ग्रेन्स को फ्यूज होना पड़ेगा एग सेल से, और एग सेल्स ओव्यूल में प्रेजेंट है, ठीक है, ओवरी में ही प्रेजेंट है। तो जब तक फ्यूज नहीं होगा तब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, और फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो फ्लावर्स न्यू फॉर्मेशन ही नहीं होगा। और फर्टिलाइजेशन मेनली होता क्या है, तो द मेल जर्म सेल्स, फ्लावरिंग प्लांट में मेल जर्म सेल्स यानी प्रोड्यूस्ड बाय द पोलन ग्रेन, ठीक है, तो पोलन ग्रेन को ही कहा जाता है, फ्यूजेस विद द फीमेल गैमेट प्रेजेंट इन द ओव्यूल, ठीक है। तो फीमेल गैमेट जो एग सेल्स होते हैं उसका फ्यूजन होता है। तो पोलन ग्रेन वो स्टिग्मा पे आया, अटैच हुआ, और स्टाइल के थ्रू वो नीचे गया, और वो एग सेल्स है जो कि फीमेल गैमेट्स है फ्लावरिंग प्लांट का, ये दोनों का जब फ्यूजन होता है, जब मिलन होता है, तब उस प्रोसेस को ही फर्टिलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। और फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होता है विच इज केपेबल ऑफ ग्रोइंग इनटू अ न्यू प्लांट, जिस तरह से एनिमल्स में भी होता है, मोर और लेस सिमिलर काइंड, ठीक है। तो इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे वो है पॉलिनेशन, ठीक है। तो ये जो स्टिग्मा, पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर किस तरह से होता है, वो प्रोसेस को ही मेनली पॉलिनेशन कहते हैं। पॉलिनेशन इज अ प्रोसेस वेयर पोलन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द स्टेमन टू द स्टिग्मा, ठीक है, उस प्रोसेस को ही पॉलिनेशन कहते हैं। तो पॉलिनेशन भी बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक होता है ऑटो पॉलिनेशन एंड सेकंड इज क्रॉस पॉलिनेशन। तो ऑटो पॉलिनेशन किस में होगा, तो वैसे फ्लावर्स जिनमें
स्टेमेन और पिस्टिल दोनों ही प्रेजेंट है, मतलब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स प्रेजेंट है, तो वो सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा। ऑटो पॉलिनेशन को सेल्फ पॉलिनेशन भी कहा जाता है। तो अगर एक ही फ्लावर में दोनों ही गैमेट्स प्रेजेंट है, मेल और फीमेल वाले दोनों ही प्रेजेंट है, तो वो खुद ब खुद पॉलिनेशन हो जाएगा, ज्यादा उसमें मेहनत नहीं लगेगा। तो वैसे को कहा जाता है ऑटो पॉलिनेशन या सेल्फ पॉलिनेशन। सेकेंड जो पॉलिनेशन होता है क्रॉस पॉलिनेशन, बेसिकली यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स में होता है, जिसमें या तो एक ही ऑर्गन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। तो उसको अगर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है तो उसको पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफर करना पड़ेगा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वाले फ्लावर को। ठीक है, तो ये जो ट्रांसफर होता है पोलन ग्रेन का फ्रॉम वन फ्लावर टू द अनदर फ्लावर, मान लेते हैं कि ये मेल फ्लावर है, ये फीमेल फ्लावर है, तो इसके पास सिर्फ पोलन ग्रेन्स है। ठीक है, इसके पास पोलन ग्रेन्स है और इसके पास क्या है, एग सेल है। ठीक है, तो इसको ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो इस पूरे प्रोसेस को ही पॉलिनेशन मेनली कहते हैं। अब पॉलिनेशन के अलग अलग मेथड्स होते हैं, एजेंट्स अलग अलग होते हैं, जैसे कि कुछ कुछ पोलन ग्रेन्स जो बहुत नॉन स्टिकी होते हैं और लाइट वेट के होते हैं, वो आसानी से हवा जब बहता है तो पोलन ग्रेन्स उड़कर वो दूसरे प्लांट पर भी लैंड कर सकते हैं, दूसरे फ्लावर पे भी लैंड कर सकते हैं और पॉलिनेशन हो सकता है। दूसरा जो मेथड होता है वो वाटर से होता है, जिसको हाइड्रोफिली कहा जाता है। विंड से जो पॉलिनेशन होता है उसको एनिमोफिली कहते हैं। वाटर से जो होता है हाइड्रोफिली, वो उसमें क्या होता है, पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो पानी में रिलीज हो जाते हैं। ठीक है, और पानी के करंट के थ्रू ही वो फीमेल जो फ्लावर्स है वहां तक पहुंच पाते हैं। ठीक है, फिर तीसरा जो होता है वो एनिमल्स मेनली इंसेक्ट्स करते हैं, इंसेक्ट्स एंड बहुत सारे जो बैट्स वगैरह छोटे छोटे जानवर हैं वो भी करते हैं। ठीक है, स्नेल वगैरह भी पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो इंसेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे इकोसिस्टम को बैलेंस करने के लिए। अगर ये इंसेक्ट्स ही नहीं रहेंगे तो ये पॉलिनेशन ही नहीं होगा, और पॉलिनेशन नहीं होगा तो न्यू यंग वंस फ्लावर्स डेवलप ही नहीं होगा, फ्लावर्स डेवलप नहीं होंगे तो फ्रूट नहीं होगा, फ्रूट नहीं होगा तो हम लोग खाएंगे क्या। तो इंसेक्ट्स पे हम लोग बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं, इसीलिए इंसेक्ट्स का पॉपुलेशन कम नहीं होना चाहिए और बेवजह इंसेक्ट्स को मारना भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो इस प्रोसेस में क्या हो रहा है कि एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक जाना पड़ रहा है गैमेट्स को, तो इसीलिए हम लोग इस प्रोसेस को क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये पॉलिनेशन का होल कंसेप्ट है। हायर क्लास में आप और भी डिटेल में ये सब पॉलिनेशन के बारे में पढ़ेंगे, बस आपको इतना ही जानना था इसमें। फिर हम लोग जान लेते हैं जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है, ठीक है, वो किस तरह से होता है। तो आफ्टर द पोलन लैंड्स ऑन द सुटेबल स्टिग्मा, तो मान लेते हैं ये पोलन ग्रेन्स है, वो स्टिग्मा जो स्टिकी सरफेस है, और इस स्टिग्मा किसका, फीमेल पार्ट का, पिस्टिल का पार्ट है। ठीक है, वो लैंडिंग प्लेटफॉर्म वाले एरिया मिल जाता है। तो इट हैज टू, फिर पोलन ग्रेन्स को जो है वो एग सेल तक रीच होना पड़ेगा, जो फीमेल जर्म सेल्स है वहां तक पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि फीमेल जर्म सेल जो होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं, वो मूव नहीं करेंगे, वो एक ही जगह रहेंगे। लेकिन जो मेल पोलन ग्रेन्स है वो मोटाइल होते हैं, वो जाएंगे उनके पास में। ठीक है, तो जो पोलन ग्रेन्स है वो उनको जाना पड़ेगा एग सेल, फीमेल जर्म सेल्स के पास में, ओवरी तक जाना पड़ेगा। तो इसके लिए एंथर पोलन ग्रेन्स जो है वो स्टिग्मा पे लैंड होगा। फिर लैंड होने के बाद एक ट्यूब ग्रो होता है। ठीक है, अ ट्यूब ग्रोव्स आउट ऑफ द पोलन ग्रेन्स एंड ट्रेवल थ्रू द स्टाइल टू रीच द ओवरी। ठीक है, और ये जो ट्यूब ग्रो होता है फ्रॉम द पोलन ग्रेन, इसी को पोलन ट्यूब कहा जाता है। ठीक है, तो ये पोलन ट्यूब जो है वो ओवरी तक पहुंचने में हेल्प करता है। ठीक है, और ये फिर जाके यहाँ पर वो फर्टिलाइज करेगा एग सेल से, और 8 न्यूक्लियट 7 सेल स्टेज ओवरी, ये जो कंसेप्ट है 8 न्यूक्लियस 7 सेल, ये आप हायर क्लास में पढ़ेंगे 11th 12th में, इसीलिए मैं अभी डिटेल में ऐसा कुछ नहीं बता रहा हूँ। उसमें 8 सेल्स, 8 न्यूक्लियट एंड 7 सेल स्टेज होते हैं। तो फर्टिलाइजेशन होगा, पोलन ग्रेन्स पोलन ट्यूब के थ्रू वो एक सेल तक आ गया, और फर्टिलाइजेशन ऑब्वियसली होगा। फिर फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट फॉर्मेशन होगा। फिर जाइगोट डिवाइड सेवरल टाइम्स टू फॉर्म एन एम्ब्रॉयो विद इन द ओव्यूल। ठीक है, जाइगोट बहुत बार डिवाइड करेगा। ठीक है, माइटोटिक और मियोटिक डिविजन्स होंगे, तभी जाके एम्ब्रॉयो बनेगा।
द ओव्यूल डेवलप्स अ टफ कोट एंड ग्रेजुअली कन्वर्टेड इनटू अ सीड। ठीक है, आफ्टर डेवलपमेंट क्या होगा, ओव्यूल्स जो होगा उस पे एक टफ कोटिंग आ जाएगा, एक लेयर आ जाएगा और वो एक सीड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ओव्यूल जो है वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, आफ्टर मैच्योरेशन। तो जितने भी आप सीड्स देख लीजिए, कोई भी अगर आम के देखे हों या फिर सेब के देख लीजिए, कोई भी सीड्स उसमें एक टफ प्रोटेक्टिव लेयर होता है। या जो घर में चने आते हैं, काला चना या काबली चना, उसमें भी देखेंगे वो सीड्स ही हम लोग खाते हैं मेनली। अब उसमें एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है। ठीक है, स्किन जो होता है वो होता है, वो प्रोटेक्ट करके रहता है। तो ओव्यूल्स ग्रेजुअली मैच्योर हो जाते हैं सीड्स में, और जो ओवरी होता है ग्रोज रैपिडली एंड राइपन्स टू फॉर्म अ फ्रूट। ये बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि सीड क्या होता है। तो सीड जो होता है वो ओव्यूल, मैच्योर ओव्यूल को सीड कहते हैं। और फ्रूट किसको कहते हैं, तो राइपेंड ओवरी को मेनली फ्रूट कहा जाता है। उसके बाद जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, सीड का डेवलपमेंट हो जाएगा, फ्रूट का डेवलपमेंट हो जाएगा, तो जो पेटल्स होते हैं, सेपल्स होते हैं, स्टेमन, स्टाइल, स्टिग्मा, ये सब क्या होंगे, धीरे धीरे झड़ जाएंगे और वो निकल जाएंगे। ठीक है, तो कभी कभी आप फल फूल देखेंगे कोई कोई, जैसे गुआवा हो गया, अमरूद के, तो अमरूद के अगर देखेंगे तो उसके ऊपर ऐसे से सफेद सफेद आपको हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स नजर आते होंगे, या और भी अनार के में भी आपको नजर आ जाएंगे। तो मेनली वो जो ये सेपल्स पेटल्स के कुछ रिमेनिंग पार्ट होते हैं वो नजर आते हैं, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द फ्रूट में ये सब झड़ जाते हैं। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस है, ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। ये डायग्राम भी वेरी इंपॉर्टेंट है, लेबलिंग में आ सकता है, या फिर आप इसको प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। डायग्राम प्रैक्टिस वेरी इंपॉर्टेंट है, बायोलॉजी इज फुल ऑफ डायग्राम्स। ठीक है, फिर ये था मेनली फर्टिलाइजेशन, फ्लावरिंग प्लांट में किस तरह से होता है। फिर आते हैं हम लोग सीड्स का। तो जो सीड्स बना, जो हमारा ओव्यूल था, ठीक है, तो द सीड कंटेन्स फ्यूचर प्लांट और द एम्ब्रॉयो विच डेवलप्स इनटू अ सीडलिंग अंडर अप्रोप्रिएट कंडीशन। और जो भी सीड्स होते हैं वही फ्यूचर में जाके नया प्लांट्स बनाते हैं। तो आप ये घर में भी कर सकते हैं, देखते होंगे, जैसे अगर काले चने को अगर भिगो के रख देते हैं पानी में एक दो दिनों के लिए, तो उसमें से धीरे धीरे से वाइट वाइट पार्ट्स निकलने लगते हैं, स्प्राउट्स निकलने लगते हैं। या फिर जो होल मूंग बीन्स होता है, ग्रीन मूंग्स होते हैं, उसमें भी अगर स्प्राउट्स जो होते हैं वो स्प्राउट्स निकलने लगते हैं। फिर अगर उसी स्प्राउट्स को अगर हम लोग मिट्टी में लगा दें तो एक प्लांट नया बन सकता है। ठीक है, तो एक न्यू फ्यूचर प्लांट बन सकता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज जर्मिनेशन। ठीक है, तो टिपिकल सीड्स जो होते हैं, सीड्स में मेनली कॉटिलेडन्स होते हैं। ठीक है, तो कॉटिलेडन्स अगर सिर्फ एक कॉटिलेडन है तो उसको हम लोग मोनोकॉट सीड्स कहेंगे। ठीक है, तो मोनोकॉट सीड्स कहेंगे जिसमें सिर्फ एक ही कॉटिलेडन है। और जिसमें दो कॉटिलेडन है, जैसे ये देख सकते हैं इसमें दो कॉटिलेडन है, इसीलिए हम इसको डाइकॉट सीड कहेंगे। ठीक है, डाइकॉट सीड्स। तो कॉटिलेडन में मेनली क्या होता है, तो रिजर्व फूड मटेरियल होता है, क्योंकि सीड्स को जर्मिनेट करना है। तो जर्मिनेट करने के लिए उसके पास रिजर्व फूड मटेरियल होना चाहिए ना, फिर वही जर्मिनेट करेगा। फिर ये जो बीच वाला हिस्सा है, यहाँ पर यही जो हिस्सा है वही शूट और रूट बनाने में, फ्यूचर शूट और फ्यूचर रूट को बनाने में हेल्प करता है। तो फ्यूचर शूट को मेनली प्लीम्यूल कहा जाता है, और जो रूट होता है फ्यूचर रूट, वो रेडिकल कहा जाता है। तो ये डायग्राम भी वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये धीरे धीरे बड़े होकर शूट्स, ट्रीज में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो एक बीच में इतना पोटेंशियल है कि एक बड़ा बड़ा ट्री बन सकता है। ठीक है, तो ये डायग्राम भी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये पूरा प्रोसेस जो है जर्मिनेशन, इसी को कहते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ था, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं फ्लावरिंग प्लांट्स में किस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब हम लोग जो मोस्ट इंटरेस्टेड होंगे आप सभी सुनने में, वो हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, मेनली हम लोग इसी में इंटरेस्टेड ज्यादा है। ठीक है, तो ऑल ऑफ अस नो दैट आवर बॉडी चेंजेस एज वी बिकम ओल्डर। जैसे जैसे एज होता है हमारा, बॉडीज में चेंजेस आते हैं, नजर आते हैं, विजिबल है। वी नोटिस दैट आवर हाइट हैज इंक्रीज्ड कंटिन्यूअसली फ्रॉम अर्ली एज टिल नाउ। जब हम लोग छोटे होते हैं, पैदा होते हैं, तो हम मान लेते हैं 1 फीट के होते हैं हाइट में, या कुछ बच्चे और भी छोटे हो सकते हैं, या कुछ जनरली उतना ही होता है।
तो धीरे धीरे करके जैसे जैसे एज बढ़ता है हमारा जो हाइट है वो बढ़ते रहता है, लेकिन एक सर्टेन एज आकर हाइट जो है उसके बाद हाइट नहीं बढ़ता। ठीक है, जनरली देखा गया कि क्लास 10th 11th तक बच्चों की हाइट्स बढ़ती है, उसके बाद हाइट नहीं बढ़ती है, ज्यादा नहीं बढ़ती है, 1-2 इंच बढ़ सकता है लेकिन ज्यादा नहीं बढ़ सकती, डिपेंडिंग अपॉन द फिजिकल एक्टिविटीज। ठीक है, फिर हाइट बढ़ती है, फिर टीथ जो होते हैं, तो पहले टेम्पररी टीथ्स जो मिल्क टीथ होते हैं वो आते हैं, फिर कुछ साल में वो भी टूट जाते हैं, फिर परमानेंट टीथ आते हैं, न्यू टीथ्स आते हैं जो कि पूरे जिंदगी भर तक रहते हैं। All of these are changes that can grouped under the general processes of growth in which the body becomes larger। तो ये सब जनरल प्रोसेस है, दांत टूटना, नए दांत आना, फिर बॉडी मसल्स ग्रो होना, हेयर का ग्रोथ होना, ये सब चीजें तो जनरल प्रोसेस है, ये हर लिविंग क्रिएचर्स में उसका बॉडी ग्रोथ होता ही है, तो ये जनरल प्रोसेसेस है। लेकिन एक सर्टेन एज के बाद क्या होगा, जब हाइट बढ़ना बंद हो जाएगा, नए दांत आने बंद हो जाएंगे, फिर जो मेन एनर्जी है हमारा वो कन्वर्ट हो जाता है रिप्रोडक्शन प्रोसेस में, रिप्रोडक्टिवली एक्टिव बनाने के लिए, ह्यूमन बींग्स को रिप्रोडक्टिवली एक्टिव बनाने के लिए वो सारा एनर्जी और न्यूट्रिशन उसमें यूज होने लगता है। ठीक है, तो बट इन द अर्ली टीनेज ईयर्स, तो टीनेज ईयर्स किसको कहेंगे, तो मेनली 3 फेजेस होते हैं किसी भी लाइफ में। एक होता है चाइल्डहुड, दूसरा होता है चाइल्डहुड जो कि 18 साल से कम में होता है, जो टीनेजर एज होता है। टीनेजर में एज मतलब वही मान लेते हैं 11 साल से 18 साल के बीच में जो होते हैं वो टीनेज ईयर होते हैं। ठीक है, फिर टीनेज के बाद एडल्टहुड आता है जो कि 18 से 60 साल के बीच होता है, और 60 साल से जो ऊपर होते हैं वो ओल्ड एज वाले ग्रुप है। ठीक है, तो जो टीनेज ईयर्स होते हैं इनिशियली, जो आप लोग मोस्टली टीनेज ईयर्स में होंगे, अ होल न्यू सेट ऑफ चेंजेस ऑकर दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड सिंपली एज बॉडी एनलार्जमेंट। बॉडी एनलार्जमेंट तो होता ही है, लेकिन बॉडीज में और भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं। ठीक है, तो वो जनरल प्रोसेस से हम लोग रिलेट नहीं कर सकते। ठीक है, instead the appearance of body changes, proportion also changes, new features appears and so do new sensation। बॉडी चेंजेस तो होता ही है, मसल्स वगैरह इन सब ग्रोथ होता ही है, फिर प्रोपोर्शन भी चेंज हो सकता है। जैसे बॉडी प्रोपोर्शन चेंज किस तरह से, मतलब कि कभी कभी देखिएगा जब आप इस एज में होते हैं, मेनली बॉयज और गर्ल्स में, गर्ल्स में थोड़ा अर्ली एज में 8 9 10 साल से भी हो सकता है ये। ठीक है, 9 से 15 16 साल के बीच में, उसमें फीमेल्स में जल्दी चेंजेस आते हैं, बॉयज में कम आते हैं, लेट आते हैं थोड़ा। तो प्रोपोर्शनल चेंज होते हैं, किसी की हाइट बहुत बढ़ गई है, या किसी की जो अपर बॉडी का जो लेंथ है और जो लोअर बॉडी का लेंथ है वो सेम नहीं है। ठीक है, किसी की टांगे बड़ी है, अपर बॉडी छोटी है, ये सब प्रोपोर्शन चेंजेस होते हैं टीनेजर्स ईयर में। जब तक हम मैच्योर एडल्ट नहीं बन जाते हैं तो ये सब चेंजेस होते हैं, और इसी कारण से जो टीनेजर्स होते हैं बहुत ज्यादा अपने बॉडी को लेकर कॉन्शियस भी होते हैं। ठीक है, फिर नए सेंसेशंस, नए फीचर्स डेवलप होने लगते हैं। ठीक है, तो कुछ कॉमन चेंजेस होते हैं बॉयज और गर्ल्स में। कॉमन चेंजेस क्या क्या हैं, सम ऑफ दीज चेंजेस आर कॉमन टू बोथ बॉयज एंड गर्ल्स, जैसे कि थिक हेयर ग्रोइंग इन न्यू पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जैसे कि आर्म पीट्स एंड द जेनाइटल एरिया बिटवीन द थाइस, जो प्यूबिक रीजन होता है वहां पर हेयर का ग्रोथ होने लगता है, बोथ मेल एंड फीमेल्स। साथ ही साथ जो आर्म पीट होता है, बॉयज में बॉडी हेयर ग्रो होने लगता है। ठीक है, फिर स्किन्स जो होते हैं डार्कर होने लगते हैं, मेनली जेनाइटल और आर्मपिट वाले रीजन में। फिर थिनर हेयर कैन ऑल्सो अपियर इन लेग्स एंड आर्म्स, है ना, जो बाल होते हैं वो ग्रो होने लगते हैं अदर बॉडी पार्ट्स में, स्पेशली बॉयज में ज्यादा होते हैं। लड़कों में फेशियल हेयर्स आने लगते हैं, जो बियर्ड आने लगते हैं, दाढ़ी मूछ आने लगता है, तो ये तो बॉयज में कॉमन। स्किन्स frequently becomes oily and we might begin to develop pimples, क्योंकि जो सेबेशियस ग्लैंड होते हैं, जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, बहुत ज्यादा इस फेज में एक्टिव हो जाते हैं, और बहुत सारे सीबम जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करने लगते हैं। तो इसी के कारण से स्किन जो होता है बहुत ज्यादा ऑयली होने लगता है। फिर ऑयली होने के कारण बहुत सारे पिंपल्स, एक्ने होने लगता है। और जो टीनेज ईयर्स में बहुत बॉडी कॉन्शियस होते हैं हम लोग, तो इस कारण से हम लोग बहुत जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हैं हम लोग वो यूज करने लगते हैं।
और कितना भी आप कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स लगा लें वो ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये बॉडी में चेंजेस हो रहा है, ये बेटरमेंट के लिए ही चेंजेस हो रहा है। तो इसको अगर होता है किसी को भी तो ये होने दीजिए, कोई भी कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट ना कीजिए। हाँ, अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत उससे कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तब डॉक्टर से कंसल्ट करके, जितने भी टीवीज में ऐड आते हैं वो सब बेकार होते हैं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। जितना नेचुरल रहेंगे उतना बेटर है। तो ये सब प्रॉब्लम नहीं है, कॉमन चेंजेस होते हैं। We begin to be conscious and aware of both our bodies and those of others in new ways। ठीक है, तो फिर हम लोग अपने आप को कंपेयर करते हैं अपने दोस्तों से, तो एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाती है कि वो ज़्यादा गोरा है या उसकी स्किन में पिंपल्स नहीं होते हैं। तो ये सब चीज़ नॉर्मल होती है, क्योंकि हर का स्किन अलग है, हर का कलर अलग है, हाइट अलग है। तो आप जो भी भगवान ने आपको जैसा ही बनाया है उसमें खुश रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सारे तो कॉमन चेंजेस हैं। फिर कुछ अनकॉमन चेंजेस, जिस इस पीरियड को ही मेनली प्यूबर्टी कहा जाता है ना। तो फीमेल्स में मेनली जो अनकॉमन चेंजेस हो जाते हैं, वो पहला, जैसे ब्रेस्ट रीजन होता है, जो ब्रेस्ट होता है फीमेल का, वो उसमें मसल्स गेन होने लगते हैं, फैटी हो जाता है वो जगह। फिर एक्ने फर्स्ट अपीयर, एक्ने पिंपल्स फीमेल्स में भी होते हैं, बॉयज में भी होते हैं। आर्मपिट्स एंड प्यूबिक हेयर्स ग्रो होने लगते हैं। ठीक है। फिर फीमेल्स में मेनली क्या होता है कि प्यूबर्टी जो होता है वो अर्ली आ जाता है, लगभग ऑन एन एवरेज 11 to 14 ईयर्स में हो जाता है। तो इसी एज के दौरान क्या होता है, उनकी हाइट वाइट और वेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है इसी एज के दौरान। फिर साथ ही साथ प्यूबर्टी आने से जो यू स्टार्ट योर पीरियड्स, जो फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये मेनली फीमेल्स में चेंजेस होता है। और जो बॉयज़ का जो बॉयज़ का जो बॉयज़ में क्या चेंजेस होते हैं प्यूबर्टी में, तो प्यूबर्टी जो होता है बॉयज़ का थोड़ा लेट होता है, मतलब वही 12 साल से 14-15 के बीच में होता है। ठीक है, तो 3-4 साल के लिए प्यूबर्टी वाला फेज जरूर रहता है। ठीक है, तो बॉयज में भी वही सेम चीज, एक्ने पिंपल्स होने लगते हैं। ठीक है, फिर फेशियल हेयर्स होने लगता है बॉयज में। जो वॉइस होता है, जो लैरिंग्स से जो वॉइस बॉक्स होता है उसका, बॉयज में मेनली लैरिंग्स और वोकल कॉर्ड का जो लेंथ है वो बढ़ने लगता है और थिक हो जाता है। तो थिक होने से क्या होगा, पिच जो होता है बॉयज का वो कम हो जाता है, और बॉयज का जो आवाज वो क्रैंकी होने लगता है, बहुत फटा फटा आवाज आता है। लेकिन फीमेल्स में लैरिंग्स और जो वोकल कॉर्ड है वो बहुत ज्यादा बढ़ता नहीं है प्यूबर्टी फेज में, ये डिफरेंस है। इसीलिए उनका आवाज, उनका जो पिच होता है, पिच लेवल बहुत ज्यादा होता है, शार्प आवाज होती है, लेकिन बॉयज में ऐसा नहीं होता। फिर जो चेस्ट रीजन होता है बॉयज में, ये सब रीजन में डेवलपमेंट होने, वो और ज़्यादा ब्रॉडर होने लगते हैं। फीमेल्स में जो पेल्विक रीजन है वो नैरोअर, मेन वो थोड़ा वाइडन होता है, लेकिन बॉयज़ में चेस्ट रीजन वाइडन होता है। फिर दोनों ही केस में, बॉयज़ में और फीमेल्स में, दोनों में ही क्या होता है, मूड स्विंग्स होंगे ऑब्वियसली। ठीक है, तो ये सारे प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स नहीं है, ये सारे चेंजेस होते हैं मेल और फीमेल दोनों में, ड्यूरिंग बॉयज और गर्ल्स में, मेल फीमेल दोनों में होता है। और ये बहुत कॉमन है, इसको कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता इसमें, तो बहुत कैजुअली इसको लीजिए। अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो ऑब्वियसली जो अच्छे डॉक्टर्स हैं उनसे कंसल्ट ज़रूर कर लीजिए, और इधर उधर की बातें ना सुना कीजिए। ऑल ऑफ these changes takes place slowly over a period of months and years। तो इसमें टाइम लगते हैं, 2-3 साल होते हैं, और धीरे धीरे चेंजेस होते हैं, ऐसा नहीं होता कि अचानक से चेंजेस हो जाएंगे। दे डू नॉट हैपन ऑल द सेम टाइम इन वन पर्सन, नॉट डू दे हैपन एट एनी एग्जैक्ट एज। तो एग्जैक्ट एज पता नहीं है किसी को, किसी में जल्दी हो सकता है, किसी में लेट भी हो सकता है। किसी किसी बॉयज में प्यूबर्टी जो होता है लेट, बहुत 15-16 साल में स्टार्ट होता है। किसी किसी फीमेल्स में प्यूबर्टी जो होता है 9 साल 8 साल में भी स्टार्ट हो सकता है। तो ये बहुत वैरी करता है, ये डिपेंड करता है हमारा हेरिडिटी पे, हेरिडिटरी हमारा मटेरियल क्या है, कैसा है, फिर हम किस एनवायरनमेंट में रहते हैं, कैसा फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं हम लोग, उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होता है। तो इन सम पीपल दे happen early and quickly, while in others they happen slowly।
ऑल ऑफ दीज चेंजेस आर एस्पेक्ट्स ऑफ सेक्सुअल मैचुरेशन ऑफ द बॉडी। मतलब ये जब प्यूबर्टी स्टेज आता है, शुरू होता है, तो जो बॉयज और गर्ल्स हैं वो सेक्सुअली मैच्योर होने लगते हैं, धीरे धीरे उनकी बॉडी मैच्योर होने लगती है और वो जो रिप्रोडक्शन वाला जो प्रोसेस है वो केपेबल हो जाते हैं रिप्रोडक्शन के लिए। ठीक है, तो वो धीरे धीरे जो चाइल्डहुड फेज से वो एडल्ट फेज में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये मेनली रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स के बारे में जस्ट ब्रीफ आइडिया था। जो नेक्स्ट पार्ट आएगा, थर्ड पार्ट आएगा, उसमें हम जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, फिर रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है, उसको हम लोग नेक्स्ट थर्ड पार्ट में डिस्कस करेंगे डिटेल में, तो वो पार्ट को जरूर देखिएगा। इस पार्ट को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा वीडियो, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन हिट जरूर कर दीजिएगा टाइम नोटिफिकेशन पाने के लिए। इंस्टाग्राम पे भी आप जुड़ सकते हैं मुझसे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, टिल देन बाय बाय, जय हिंद।